अमित शाह जी, मेरा नाम उर्मिलेश है और मैं आपसे दंगा फसाद पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं जिसके लिए आप लोगों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुख्याति है। मैं आपसे विकास पर सवाल पूछ रहा हूं जिसका आप लोग इस समय सबसे बड़ा एजेंडा लेकर चल रहे हैं। आपके गुजरात के 5-6 जिले हैं, डांग, तापी, बनासकांठा, साबरकांठा, नर्मदा, पंचमहल। योजना आयोग, गुजरात सरकार और भारत सरकार तीनों की वेबसाइट मैंने देखी, इंटरनेट पे भी छान मारा और इनमें से 2 जिलों में जाने का मुझे मौका भी मिला है एक जर्नलिस्ट के रूप में। मानव और सामाजिक विकास सूचकांक में ये जो जिले हैं, इनमें कई इलाके ऐसे हैं जो इसके हिसाब से भारत के 60 सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय विषमता से ग्रस्त ये गुजरात का मॉडल भारत जैसे असमान विकास क्षेत्रीय विषमता ग्रस्त देश का मॉडल नहीं हो सकता विकास का? अगर आप उन जिलों में गए हैं तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वो गांव में आपको बिजली मिली या नहीं मिली? वो गांव में आपको साला मिली या नहीं मिली? एक मिनट अब मुझे सुन लीजिए आप। वो गांव में 60 किलोमीटर की इर्द में ट्रॉमा सेंटर मिला या नहीं मिला? वो गांव में 11 मिनट में पहुंचने वाला 108 की सुविधा मिली या नहीं मिली? वो गांव में जो मानव सूचकांक है उसको भी ऊपर लाने का प्रयास किया जाए। 60 साल की कांग्रेस लेगेसी ने हमें जो दिया है उससे हम ऊपर उठाने का अब आप इथियोपिया से पीछे हैं, सूडान से पीछे हैं। आप मुझे सुन तो लीजिए भैया, मैंने तो आपको नहीं टोका। आप मुझे सुन तो लीजिए, बोलने का मौका मुझे देंगे या आप ही बोल जाएंगे? जो हमें 60 साल की लेगेसी के कारण मिला है उसको हम ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर उठाने के लिए काफी योजनाएं मिली है और आप जिन जिलों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं वो जिले ट्राइबल जिले हैं और गुजरात देश में एकमात्र राज्य है जिसको ट्राइबलों के संविधान के अधिकार के हिसाब से बजट की आपूर्ति होती है। मतलब पॉपुलेशन ट्राइबल्स का जितना है इतना उनको आपूर्ति किया जाता है। कुछ साल पहले गया था जब एंटी क्रिश्चियन राइट हुआ था वहां, जिसमें आपकी पार्टी के कई बड़े नेता इन्वॉल्व बताए गए थे, आरोप था, जिस पर मामला चल रहा है। उस डांग जिले में पूरी सड़क पर पूरा जिला मुख्यालय है, एक होटल उस वक्त नहीं मिला था और आपके नेताओं के सहयोग से मुझे साबुतारा जाना पड़ा था, वहां से 70 किलोमीटर दूर रात विश्राम करने। नहीं ऐसा जिला कोई नहीं मिलेगा। अरे भैया, होटल तो वहां नहीं होते, परमिशन ही नहीं। अरे परमिशन ही नहीं, डांग पहाड़ पर होटल का परमिशन ही नहीं है। वहां होटल बनाने के लिए कुछ जगह तय की हुई है डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, वही होटल बन सकता है। और दूसरा, अगर डांग चढ़े तो इतनी ऊंचाई पर सड़कें मिली या नहीं मिली? और जहां तक आप कहते हैं कि माइनॉरिटी को मारा गया, इसको क्या लगा है वहां पर? उसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ। क्रिश्चियनों को आप कहते हैं प्रताड़ित किया, किसको खून भी निकला था क्या? क्या आप सारे चर्चा कर रहे नहीं? आप गए तो पूछा क्यों नहीं भाई कौन विक्टिम है? इतनी हवा में बातें चलाई जाए, एक व्यक्ति के सर पर से खून नहीं निकला वहां पर और पूरे देश में आप लोगों ने प्रचार कर दिया। ये 2009 से 2009 से 2013 के जो लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए गए घटनाओं के, दंगों के घटनाओं के, उनमें गुजरात 5वें नंबर पर है। 246 घटनाएं, 6 करोड़ की आबादी, 23 लोगों की जान गई। ये 2009 से 2013 की। ये दंगों के आंकड़े आप नहीं पढ़ रहे हैं, कम्युनल इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। अब मुझे सुन लीजिए ना, किसी मुसलमान के हाथ से अगर कोई पैसा छीनने के लिए छीन लेता है और वहाँ मुसलमान की मौत होती है तो उसको भी कम्युनल इंसिडेंट गिनते हैं, क्योंकि छीनने वाला हिंदू है और जिनका छीना गया वो मुसलमान है। दंगों की बात नहीं है, ये परिभाषा बदलने की जरूरत है। वो 2 व्यक्तियों के बीच का मामला है, कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। आप समझ लीजिए, छीना वहां जाता है जहां मुसलमान के हाथ में हो। इसका मतलब है मुसलमान के हाथ में गुजरात में हो जाए। जब आपके हिसाब से सांप्रदायिक दंगों की परिभाषा क्या है? जब पूरा मासेकर हो, नरसंहार हो, तभी नहीं, सांप्रदायिक दंगों की परिभाषा मैं बताता हूँ। एक मिनट, 2 संप्रदाय के बीच में धर्म के आधार पर अगर कोई दंगा होता है तो वो सांप्रदायिक दंगा है। एक गाड़ी जा रही है और मुसलमान गाड़ी चला रहे हैं, हिंदू कुचला गया तो सांप्रदायिक नहीं होता है, वो एक्सीडेंट होता है भैया। मगर हमारी जो डेफिनेशन है इसमें इंक्लूड होता है। अमित जी, आपने कहा 57 सीटें जब मिली थी उसके
के बाद से बहुत गंगा जमुना में पानी बहा। दरअसल हाल में गंगा जमुना थोड़ा गंदी भी हुई है। कई बार आपने गंगा में कुछ पॉल्यूशन कर दिया, और आप देखें कि जिस तरह रामकृपाल यादव, जगदम्बिका पाल या कांग्रेस के तमाम लोग ला रहे हैं, तो इसको पॉलिटिकल साइंस में मॉडरेलाइजेशन कहते हैं, एक दोगली राजनीति कहते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल प्योरिटी खत्म हो जाती है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि ये वोट बढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं, जो आपका कहना है जिससे हमारे वोट्स बढ़ेंगे इसलिए कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, ये आमतौर पे कहा जाए, अदरवाइज कोई कारण नहीं है। आप कह रहे हैं अदरवाइज कोई कारण नहीं है, इतना जनता समझती है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि दाऊद को आप सपोर्ट करते हैं तो आपके वोट और भी बढ़ सकते हैं, क्या ये कर पाएंगे? जगदम्बिका पाल और दाऊद की आप कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं, आप यही कर रहे हैं भैया। बढ़ाने की बात कर रहा हूं। अरे पूरा देश हंसेगा भाई आप वोट बढ़ाने के। देखिए, आइडियोलॉजिकल प्योरिटी छोड़ सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तमाम अपराधियों को आप ला रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? जगदम्बिका पाल पर कोई अपराध नहीं है, रामकृपाल यादव पर कोई अपराध नहीं है, और आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदली है। कोई अपनी आइडियोलॉजी में बदल कर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी स्वीकार करना चाहता है तो वो उसका स्वागत है। विनोद जी माइक किधर है? वो ठीक है, मगर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदली। अमित जी ट्विटर पर भी लगातार सवाल आ रहे हैं। रंजीत झा जी लिखते हैं कि मिस्टर अमित शाह, ये बताइए कि करप्शन का जो आप नारा लेकर चल रहे हैं, वो येदियुरप्पा और रामविलास पासवान जैसे लोगों के साथ उसको साथ लेकर उसको लोगों तक कैसे बताएंगे कि हम? जहां तक येदियुरप्पा जी का सवाल है, उन पर 2 मामले बने थे, दोनों मामले हाईकोर्ट ने क्वॉश किए, जमानत नहीं क्वॉश की, कि मामले कायदे की अदालत में टिक नहीं सकते, इसलिए क्वॉश किए। रामविलास पासवान का हमारी पार्टी में नहीं है, हमारा गठबंधन। सीबीआई वाला मामला अभी भी है? सीबीआई वाला मामला अभी भी है येदियुरप्पा? किसका क्वॉश कर दिया भाई? कहाँ जी रहे हैं आप? येदियुरप्पा जी का सीबीआई वाला केस क्वॉश नहीं हुआ? कौन सा केस? जमीन अलॉट करने का। हाँ, वो ठीक है, मगर उस पर आरोप पत्र भी नहीं हुआ। आरोप पत्र हो जाएगा, लेकिन वो केस तो क्वॉश हो जाएगा, तो होने दो ना अभी। और श्री रामुलू के लिए तो सुषमा जी विरोध कर रही थी। भाई, मेरे पार्टी के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या होता है, मेरी पार्टी में ऊपर से बॉस कहे इसी तरह से सब सोचे, इस तरह की पार्टी नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी है भैया। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और सोच को व्यक्त करने का स्वतंत्रता भी होती है। ये तो ट्विटर पे हुआ नहीं, तो ट्विटर पे सोच व्यक्त नहीं की जा सकती। जी, शहजाद पूनावाला बोल रहा हूँ। एक इतिहास और फिलॉसफी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ सवाल है। आप लोगों ने, कुछ लोग आपकी पार्टी में ऐसे हैं जिन लोगों ने मोहम्मद गौरी के लेजेंड को अपनाया है कि उन्होंने मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया। आप जहाँ से अब चुनाव लड़ेंगे मोदी जी, जो बनारस है, वहाँ पे शायद आपको पता होगा कि 16वीं सदी में बादशाह अकबर ने भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंदिरों को बनाने का काम किया। तो क्या आप इस फिलॉसफी, देश की भावना से नहीं पूछा, जो बादशाह अकबर की जो फिलॉसफी है इंक्लूसिव वाली, और जो वो चेहरा है, वो भी आप प्रस्तुत करेंगे कि केवल एक मुस्लिम ह्यूमनाइजेशन वाला चेहरा ही आपको लगता है प्रस्तुत करना? हमने कभी मुस्लिम चेहरे को इस तरह से नहीं प्रस्तुत किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी कोई आज कल से हम राजनीति में नहीं है, 1950 से, और हमारी पॉलिसी सबके सामने, उसी पॉलिसी पर हम चलते हैं। आपको ये मालूम हो गया होगा, और मुझे खुशी है, हाउस को बधाई देना चाहता हूँ कि मैं ये कहता आया हूँ कि मुसलमानों की लड़ाई हमारे हिंदू भाई लड़ते हैं। आज जितने सवाल भी आपसे पूछे गए हैं वो सब मुसलमानों के बारे में, वो हमारे हिंदू भाइयों ने पूछे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं मुफ्ती शमून कासमी अन्ना टीम का फाउंडर मेंबर हूँ और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि एक नया शवाला इस देश में बना लें। सवाल मेरा वही है कि बिछड़ों को फिर मिटा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दो ही मिटा दें। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अब आप ये समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान 98% गरीब है, 5% जो अमीर है, यानी 95% बच्चे मुसलमानों के, हिंदुओं के बनाए हुए स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं ये मानता हूँ और इस हकीकत से मैं वाकिफ हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप जितना टाइम रह गया है, एमजे अकबर जैसे आपके बीच में लोग आ गए हैं, कुछ
मुसलमानों को आप अपनी तरफ बढ़ाने की कोशिश करिए, जिससे ये दबे कुचले मुसलमान की मुख्य धारा में जुड़ सके। क्या आप ऐसा कोई काम करेंगे? नहीं, मैंने कहा हम सब लोगों का स्वागत करें भाई। भारत का हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए हम उसका स्वागत करते हैं और तहे दिल से स्वागत करते हैं हर नागरिक का। और मुसलमान भी इस देश का बासिंदा है, नागरिक है। आइए, आपका सबका स्वागत है। अमित जी, मेरा नाम रेखा अग्रवाल है, मैं एक वकील हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी शहजाद भाई ने भी पूछा हिंदुस्तान के बारे में और वाराणसी को चॉइस के बारे में। तो जो बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद में, तो क्या आपका जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर ये भी कहीं पर ये जजमेंट कहीं पे फॉल करती है कि क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपकी पार्टी के उस जजमेंट को एक्सेप्ट करती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको चेंज करने के लिए आगे बात को उठाएंगे? देखिए, जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, वो मुकदमे का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से किया है, कहा है कि ये या तो बातचीत से सॉल्व हो सकता है या तो अदालत जो निर्णय करेगी उसको हम मानेंगे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसका जो फैसला आ जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी को बाध्य है। नहीं, हमें रेखा जी, सुप्रीम कोर्ट, रेखा जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हमें स्वीकार है। अमित जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने सवाल जवाब में कहा कि जब मोदी जी को बनारस से चुनाव लड़ना था तो ज्योति जी को कहीं जाना था, तो एक ये चर्चा चल पड़ी है कि मिशन 272 अचीव करने में आप कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल हो गए हैं और पार्टी के जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने नेता हैं, पार्टी का जो कैडर्स हैं, उनको आप ओवरलुक कर रहे हैं। इनफैक्ट यूपी के बारे में भी कहा जाता है कि अमित शाह वहाँ एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और कैडर्स कहीं ना कहीं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने कैंपेन। नहीं, पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है भाई? मैं वहाँ यूपी का प्रभारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का महासचिव हूँ। मैं ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ वही भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन। पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब? वही भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन भाई, और भारतीय जनता पार्टी की वही दिशा है।